इंद्रजीत के पिता और अवंतिका के मामा अपने सहयोगियों के साथ हवेली पहुंच गए थे। राजा पृथ्वीराज झील के पास अपने निवास में ही रात भर के लिए रुक गए थे। प्रणाम सरदार, बड़े भैया ने रात में ही आपके बारे में बता दिया था। भोला राम ने जसोमत का सत्कार करते हुए कहा। प्रणाम प्रणाम भोला भैया, क्या राजा साहब खुद उपस्थित नहीं हैं? नहीं बड़े भैया, कुछ जरूरी काम के चलते रात में नीचे ही रुक गए थे। भोला ने उन्हें जानकारी दी। चलो कोई बात नहीं, वापसी में उनसे मुलाकात हो जाएगी। फिर अपने साथ आए हुए आदमियों की ओर देखकर जसोमत बोले, चलो अपने काम पर लग जाओ। हवेली के चारों ओर के आखिरी पेड़ों की पंक्तियों को वन रक्षक में बदल दो। जसवंत की बात सुनकर उनके साथ आए सभी आदमी हवेली की बाउंड्री की ओर बढ़ चले। जसवंत भी उनके पीछे पीछे जाने लगे तो भोलाराम बोल उठे, अरे आप कहाँ चल दिए? थोड़ा जलपान कर लीजिए, फिर अपने काम पर जाइएगा। क्या भोला भैया, आप भी भूल जाते हैं, बहन ब्याही है हमारी यहाँ का तो हम पानी भी नहीं पी सकते हैं। इतना कहकर जसोमत अपने साथ आए हुए आदमियों के पीछे चल दिए। किसी चीज की आवश्यकता होगी तो बताइएगा, भोलाराम ने पीछे से कहा और अपने पास खड़े दो नौकरों को उनके साथ जाने का इशारा किया। उधर माया हमेशा की तरह बाग के पास टहल रही थी कि उसने जसोमत के साथ आए हुए आदमियों को पेड़ों की कतारों की ओर बढ़ते हुए देखा। वो सभी पेड़ों की पिछली कतारों की ओर बढ़ने लगे और उन्हें अपने टोटम चिन्हों व रंगों से वन रक्षकों में बदलने लगी। माया ये सब देखकर थोड़ा बेचैन हो उठी। वो हवेली की तरफ जाने के लिए मुड़ी कि उसे थोड़ी दूर पर इंद्रजीत आता हुआ दिखाई दिया। क्या हुआ, इतनी बेचैन क्यों दिख रही हो? इंद्रजीत ने माया के चेहरे की ओर देखते हुए सवाल किया। माया ने कुछ कहने की जगह उन आदमियों की ओर इशारा किया। ओह वो सब, वो तो मेरे कबीले के लोग हैं। यहाँ पेड़ों को अभिमंत्रित कर उनकी सुरक्षा पंक्ति बनाने आए हैं। इंद्रजीत ने उसे सारी जानकारी दी। जब सब पेड़ वन रक्षक बन जाएंगे तो हम तो वहां नहीं जा पाएंगे, माया ने बेचैनी से कहा। अरे वन रक्षक बन जाने का मतलब ये थोड़ी है कि पेड़ों के आंख, कान और नाक निकल आएंगे। हंसते हुए इंद्रजीत ने उसका मजाक बनाया। वन रक्षक मतलब एक तरह की ईश्वरीय सुरक्षा पंक्ति जो बुरी आत्माओं और शक्तियों से हवेली की रक्षा करेगी, इंद्रजीत ने उसे समझाया। और फिर हमें मिलने के लिए पेड़ों के बीच ही जाने की थोड़ी ना जरूरत है। इंद्रजीत ने अपना बायां हाथ उसकी कमर पर डालकर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, आपका कमरा तो है ही, और अभी भी हवेली में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां कोई आता जाता नहीं है। अपने हाथ को उसकी पीठ पर ले जाते हुए इंद्रजीत ने महसूस किया कि आज भी माया ने जैकेट के नीचे कुछ नहीं पहन रखा है। ओह, तो इसलिए मूड खराब हो गया था। इंद्रजीत ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। माया के चेहरे से भी चिंता की लकीरें मिटने लगी थी। चलो तुम्हें हवेली की कुछ बेहतरीन जगह दिखाता हूँ। इतना कहकर वो माया के साथ हवेली की तरफ मुड़ा ही था कि उसे पीछे से अपने पिता की आवाज सुनाई थी। इंदर, क्या कर रहे हो वहां? इधर आओ। इंद्रजीत थोड़ा झल्लाते हुए अपने पिता की ओर जाने लगा। माया भी थोड़ी देर बाद उसके पीछे चली गई। कब से तुम यहाँ रुके हुए हो बेटा? तुम्हें तो कहा था ना कि बिटिया और बाकी सबको छोड़कर वापस आ जाना। क्या तुम्हें पता नहीं इस समय कैसे हालात हैं जंगल के? हाँ? इंद्रजीत को डांटते हुए उसके पिता ने कहा। तो वहाँ जंगल में क्या ही करता? ना वहाँ मनोरंजन का कोई साधन है, ना ही कोई सुविधा है। खेत देखो, जानवर देखो, पत्थरों से रंग निकालो और जो समय बचे वन रक्षक खेलो। हाँ, कुड़ते हुए इंद्रजीत ने जवाब दिया। ये सब क्या कह रहे हो बेटा? मेरे बाद तुम्हें ही तो उस कबीले की पूरी जिम्मेदारी निभानी है। और कौन सा हम पूरे साल कबीले में रहते हैं? जंगल के बाहर बने बाजारों में हम सब ने अपना घर बनाया हुआ है। बहुत से हमारे कबीले के लड़के वहाँ व्यापार करते हैं, डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन हैं। और तो और सही मौसम में सैलानियों के आने से हम अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं।
जसोमत ने उसे समझाने के भाव से कहा। क्या खाक कमा लेते हैं? फूफा जी को देखा है? अवंतिका को देखा है कैसे ठाट में रहती है? अरे हम भी तो एक तरह से राजा ही हैं, पुरानी सभ्यता के कबीले के सरदार। क्यों नहीं उन मिशन वालों की बात मान लेते हैं और जंगल की संपदा के इस्तेमाल से हम भी रईसों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। चुप कर! जसोमत बस उसे थप्पड़ मारते मारते रह गए। रईसों जैसा जीवन जीने के लिए अगर अपनी सभ्यता, संस्कार और रीति रिवाजों से हमें हाथ धोना पड़े तो थू है तेरे जीवन पर। तो थू ही सही ऐसे जीवन पे। हाँ, इतना कहकर इंद्रजीत तेजी से हवेली की ओर चला गया। थोड़ी दूर ओट में खड़ी माया उनकी इस झड़प को देख और सुन सकती थी। वो भी तेजी से हवेली के भीतर चली गई। बाहर ठगे से खड़े जसोमत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में उनके मोबाइल की घंटी बजी। ये कॉल हवेली के भीतर ऑफिस से आ रहा था। हेलो। जसोमत बस इतना ही बोल सके, क्योंकि फिर पूरी कॉल होने तक वो सिर्फ सुनते ही रहे। आंखों में दुनिया भर का आश्चर्य समेटे जसोमत ने फोन को जेब में डाला और अपने आदमियों की ओर चले गए। उधर तेजी से भीतर गई माया को उम्मीद थी कि हॉल में ही उसे इंद्रजीत मिल जाएगा, लेकिन वो वहां नहीं था। माया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना जल्दी इंद्रजीत कहाँ जा सकता है। थोड़ी देर में उसे इंद्रजीत बाहर के परिसर से आता हुआ दिखा। तुम इतनी जल्दी कहाँ चले गए थे? माया ने सवाल किया। कहीं नहीं, हवेली में घुसते ही भोला काका ने किसी काम से बुला लिया था। इंद्रजीत का मूड खराब लग रहा था। माया ने उससे और कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि उसके हाथों को थाम लिया और एक जोरदार किस किया। माया के शरीर का गर्म स्पर्श पाकर इंद्रजीत धूप में पहाड़ों पर जमी बर्फ की तरह पिघलने लगा। तुम तो मुझे हवेली की कोई शानदार जगह दिखाने जा रहे थे? माया ने इठलाकर कहा। या पहले तुम्हारे कमरे में ही चला जाए? हम दोनों ने ही अभी तक स्नान नहीं किया है। चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ इंद्रजीत ने कहा। नहीं नहीं, मेरे कमरे में नहीं। सभी लड़कियां अभी तक सो रही हैं, लेकिन उस छुटकी का कोई भरोसा नहीं है। वो कभी भी कहीं भी धमक पड़ती है। उसकी इस बात पर इंद्रजीत की हंसी निकल गई। तो चलो तुम्हें मैं दूसरी बढ़िया जगह ले चलता हूँ। और उसका हाथ पकड़कर इंद्रजीत ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। वो हवेली की छत पर थे। पहाड़ी इलाकों में बने ज्यादातर घरों की छतें स्लोप वाली होती हैं। ये हवेली भी कोई अपवाद नहीं थी। सबसे ऊपर ज्यादा खुला स्थान नहीं था। बीच में एक आयताकार हॉल था जो कि ढका हुआ था। उसके दोनों तरफ कुछ कमरे बने हुए थे और फिर निचले मालों की स्लोपदार छतें प्रारंभ हो जाती थी। पूरा हॉल एकदम अस्त व्यस्त था। बीच में आग जलाने के लिए बड़ी टब के आकार की मिट्टी की अंगीठी रखी हुई थी, जिसमें अधजली लकड़ियां पड़ी हुई थी। एक तरफ बिस्तर और कुछ कुर्सियां थी। ये रहा हवेली में मेरी पसंद का कमरा। इंद्रजीत ने माया से कहा। तो तुम यहाँ सोते हो? जी, मैं यहीं सोता हूँ, एकदम अकेले। पर आज सोऊंगा तुम्हारे साथ। सूरज सामने की पहाड़ियों के पीछे से अपनी लालिमा बिखेरने लगा था। राजा पृथ्वीराज झील के किनारे अपने कैबिन्स के बाहर बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्हें साधना मैडम का इंतजार था। कुछ ही देर बाद उन्हें थोड़ी दूर पर डॉक्टर राजेश अरोड़ा और एक औरत आती दिखी। औरत ने येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसके ऊपर काले रंग का ऊनी स्वेटर। हेलो डॉक्टर। पृथ्वीराज ने दूर से ही अभिवादन किया, जिसके जवाब में डॉक्टर अरोड़ा ने हाथ हिलाया। थोड़ी देर में वो तीनों अंदर बैठे हुए थे। ये है साधना मैडम। ये एक समाज सेविका है और भारत के वनवासियों के हित में काम करती हैं। डॉक्टर अरोड़ा ने एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया। हमारे कस्बे में आपका स्वागत है। राजा पृथ्वीराज ने साधना मैडम का अभिवादन किया। शुक्रिया। साधना मैडम ने हाथ जोड़कर कहा। साधना मैडम को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना संभव नहीं था। उनके बाल नेचुरली काले थे, रंग गोरा था और आंखों में काजल था। कद काठी से काफी मस्क्यूलर और भरे बदन की जान पड़ती थी, लेकिन वो मोटी नहीं कही जा सकती थी। आईजी सुरेश ने आपकी और खासियतों का भी जिक्र किया था। मुस्कुराते हुए पृथ्वीराज ने साधना मैडम से कहा। जवाब में साधना मैडम भी मुस्कुराकर रह गई। थोड़ा रुककर फिर बोली। जी हाँ, मैंने आपके शहर के बारे में काफी कुछ सुन रखा है।
सुरेश ने भी काफी कुछ बताया है। अब मैं कोई शमशान में साधना करने वाली तंत्रिका तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी इन सब का अच्छा ज्ञान रखती हूँ। हमें कई तरह के गांव जंगलों में जाना पड़ता है। अच्छे लोग भी मिलते हैं तो बुरे लोग भी मिलते हैं। ऐसे में उन बुरे लोगों से सामना करने के लिए हमारे पास एक टीम होती है जो उनसे उन्हीं की भाषा में बात करती है। मतलब तंत्रिका की सेना? डॉक्टर अरोड़ा चाय की प्यालियों को उठाकर साधना मैडम की तरफ बढ़ाते हुए बोली। शुक्रिया। चाय की प्याली को पकड़ते हुए वो बोली, तांत्रिक, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, रिसर्चर, हमें हर तरह के लोगों की सहायता लेनी होती है। हमारी टीम में साइकोलॉजिस्ट से लेकर साइकियाट्रिस्ट तक होते हैं। मिशनरीज के बारे में आपके क्या विचार है? पृथ्वीराज ने उनसे सवाल किया। मेरा व्यू तो थोड़ा सा ऑफ ही है। सही कहूं तो वनवासियों के लिए काम करते हुए हमारी इनसे ही सबसे ज्यादा झड़प होती है, लेकिन ये फिर लोगों के विश्वास का मामला है। हम तो उनके स्वास्थ्य, उनके रहन सहन, उनकी पढ़ाई, उनके नागरिक अधिकार आदि के लिए हैं। उनका विश्वास क्या है, किसमें है, इसमें दखल देना हमारा काम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे गांव में काम कर चुकी हूँ जहाँ पूरा का पूरा गांव कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम उनके हितों के लिए संघर्ष करते हैं। किसी के विश्वास के कारण हम उनके मानवीय अधिकारों को इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे आपका मानवतावादी अप्रोच अच्छा लगा मैडम साधना, पृथ्वीराज ने कहा। लेकिन अगर मिशन या मिशनरीज वनवासियों पे दबाव बना रही है तो हम जरूर उसके खिलाफ एक्ट करेंगे। चाय की चुस्की लेते हुए साधना मैडम ने कहा। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए राजा साहब। साधना मैडम उठते हुए बोली। वैसे आप कहाँ ठहरी हैं? राजा पृथ्वीराज ने पूछा। अभी तो मैं अकेली आई हूं तो होटल में ठहरी हूं। कुछ दिन में हमारी टीम आ जाएगी तो फिर हम देखेंगे। इस समय तो यहाँ पर रूम काफी महंगे होंगे। अब हमारी कोई ब्लैक को व्हाइट करने वाली एनजीओ तो है नहीं, हमें बजट का काफी ध्यान रखना पड़ता है। हंसते हुए उन्होंने कहा। रहने को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे लिए यहाँ आई हैं, हमारी मेहमान हैं। राजा पृथ्वीराज ने उनको आश्वस्त करते हुए कहा। कुछ दूरी पर बने कैबिन्स की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ये हमारे ही हैं जो हमारे पर्सनल इस्तेमाल में आते हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई एक इस्तेमाल में ला सकती हैं। बाकी अगर आप पहाड़ों पर ही चाहें तो वहां पर भी मेरे होटल में रह सकती हैं। That's so kind of you, राजा साहब। साधना मैडम ने आभार व्यक्त करते हुए कहा। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं पृथ्वी। डॉक्टर अरोड़ा ने हाथ मिलाते कहा और साधना मैडम के साथ वापस होटल चल पड़े।